हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 4 लेके आ गया हूँ। इसमें हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन से, जो कि आप लोगों को मैं पहले लेक्चर में था बोला कि आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूरा मीनिंग एंड डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये आप लोग का इस पर्टिकुलर चैप्टर का आज का आखिरी लेक्चर होने वाला है। आज लेक्चर नंबर 4 में आपका पहला चैप्टर को हम लोग कर देंगे वाइंडिंग अप। फिर आप लोग को कल से सेकंड चैप्टर लेके आएंगे। तो आइए बिना किसी देरी से आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली दो टॉपिक को कवर करेंगे। कौन सा? एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हम लोग एसेट्स का डेफिनेशन देख लेते हैं और मीनिंग देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी। एसेट्स एनी प्रॉपर्टी फिजिकल थिंग्स ओन्ड बाय अ बिजनेसमैन दैट हैज़ अ मॉनिटरिंग वैल्यू इज कॉल्ड एसेट्स। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति हो या तो कोई बिजनेसमैन हो, उसके पास कोई ऐसा फिजिकल थिंग हो, देखो एक वर्ड लिखा है फिजिकल थिंग, उसका मतलब फिजिकल अस्तित्व तो होना चाहिए कि जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। अगर उसके पास कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है या तो वो ऐसी कोई भी उसका एसेट्स है जो कि मॉनिटरिंग वैल्यू में वो ईजिली आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे एसेट्स। अभी एग्जांपल के लिए मोबाइल फ़ोन, अभी आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो अभी आपके लिए एक एसेट्स है। अगर आप अपने मोबाइल को अगर किसी को बेचोगे, सेकंड हैंड में भी बेचोगे, तो कम से कम 2-3 हज़ार रुपये तो मिलेगा ही। फिर कंप्यूटर अपना हो गया, लैंड की अगर आपका कहीं ज़मीन है उसको भी आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग वैल्यू मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ये सब का फिजिकल थिंग रहना जरूरी है एसेट्स में। अभी हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स के भी तो टोटल 3 टाइप्स होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें दिया फिक्स एसेट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट एसेट। इसका 2 नाम है, कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्या होता है, यूनिट टेस्ट के पेपर में टीचर्स लोग कंफ्यूज करने के लिए लोग बोलते हैं कि भाई व्हाट इज़ अ फिक्स एसेट्स, नहीं तो सब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ अ नॉन करेंट एसेट्स। अब भैया आप बताओ। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सही आंसर क्या है। दोनों का आंसर एक ही होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स एसेट। आपका कोई ऐसा एसेट्स हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। कब दे? लॉन्ग टर्म में, कुछ मतलब 10 साल 15 साल बाद वो आपको बेनिफिट दे, वैसे एसेट्स को हम लोग कहते हैं फिक्स एसेट्स या तो नॉन करेंट एसेट्स। अभी आप बोलोगे मुझे एग्जांपल दो, तो देख लो भाई। लैंड मतलब अगर आपके पास कोई ज़मीन है तो आपको इन फ्यूचर में बेनिफिट देगी। अगर आपके पास कोई ज़मीन है, आज मान लो उस ज़मीन की वैल्यू 2 लाख रुपया है, तो आप उसको 2035 में बेचोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपया। तो उसका क्या होगा, आपका जो एसेट्स है इंक्रीज हो गया इन लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर। फिर उसी तरीके से बिल्डिंग, आप जिस फ्लैट में रहते होंगे या तो चौल में रहते होंगे, प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपका कंपनी होगा तो उसमें बहुत जो मशीनरी होगी वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। अब कोडविल मतलब रेपुटेशन में आप लोगों को कल ही था बताया है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें काउंट करते हैं। लेकिन दिस एसेट्स माई भी टेंजेबल और इनटेंजेबल। ये जो एसेट्स होते हैं आपके टेंजेबल भी होते हैं और इनटेंजेबल भी होते हैं। अभी आप बोलोगे इनटेंजेबल कैसे होते हैं। अभी तो तुमने ऊपर बोला कि इसमें मॉनिटरिंग वैल्यू होना चाहिए, तो इनटेंजेबल कैसे होगा। देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि गुडविल, रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप देख और छू नहीं सकते, आप उसको महसूस कर सकते हो। मतलब आपकी जो इज्जत है मार्केट में, आप उसको देख नहीं सकते हो, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल के लिए आज के एग्जांपल के लिए अगर हम पकड़ें, तो जैसे एक जियो कंपनी है। अभी जो जियो कंपनी का जो मार्केट में इज्जत है, तो अब जो मार्केट में इज्जत है, तो क्या है, जियो कंपनी उसको छू सकती है, देख सकती है, क्या नहीं, वो महसूस कर सकती है कि हाँ भाई हमारी भी कंपनी का इंडिया के अंदर, मतलब हमारी भी कंपनी का इंडिया के अंदर बहुत सारा रेपुटेशन है, गुडविल है। तो उसको हम लोग इंटेंजेबल में काउंट करते हैं, जो कि वो कंपनी के लिए एक एसेट्स के रूप में काम करेगा। फिर हमारा सेकंड टाइप का एसेट्स आता है जिसका नाम है हमारा करंट एसेट्स। कौन सा एसेट्स? करंट एसेट्स। देखो नाम से आपको मालूम पड़ रहा है करंट एसेट्स, मतलब ये 2-4 दिन वाला, 1 साल के अंदर अंदर ऐसा कुछ रहेगा। तो आइए इसका भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं और मीनिंग भी क्या दिया। एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। देखिए
यहाँ पे क्या लिखा, एसेट्स विच आर हेल्ड द बिजनेस, ऐसा हमारा जो एसेट्स हो जो कि हमारे बिजनेस में हेल्ड करे, कब करे, ऑपरेटिंग ईयर, मतलब अभी जैसे 2022 हमारा इस समय चल रहा है तो हमारे 2022 में ही ये हमें हेल्प करें, लेकिन क्या करें, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, हमारा जो एसेट्स रहे वो ईजिली कन्वर्ट हो जाए, हमारे कैश में हो जाए, मतलब कैश पेमेंट में हो जाए। जैसे अभी आप बोलोगे एग्जांपल दो, तो एग्जांपल देखो, डेटर, एग्जांपल क्या होगा हमारा, डेटर। अभी अभी डेटर क्या होता है, मैं आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में ही, आप फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैं आप लोग को बताया था कि डेटर क्या होता है। हम लोग डेटर उस व्यक्ति को कहते हैं जिससे हमें पैसा लेना रहता है। डेटर कौन होता है, डेटर वो होता है जिससे हमें पैसा लेना हो, हमारे लिए डेटर होता है। और स्टॉक, अगर आपकी कंपनी के अंदर स्टॉक ऑफ गुड्स रखा है तो आप इसी साल में बेच दोगे, ऐसा तो नहीं कि भाई आप अब स्टॉक करके रखेगा बेचेगा 2040 में, ऐसा तो नहीं ना, आप 2022 में उसको बेचोगे ना, तो इसलिए हमारा आ जाएगा करंट एसेट्स में। बिल्स रिसीवल, देखिए चाहे आप डेटर बोलो चाहे बिल्स रिसीवल बोलो, क्योंकि अगर आप किसी से बिल्स रिसीवल करने जाओगे तो आप सामने वाले से पेमेंट ही लोगे ना, तो डेटर में भी वही होता है कि आप सामने वाले से पैसा लोगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा, इसलिए मैं लिखा हूँ कि करंट एसेट्स में काउंट की जाती है। फिर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्टिटिव एसेट्स। क्या होता है फिक्टिटिव एसेट्स, मैं आपको इसका भी डेफिनेशन बताता हूँ, जाइए देखते हैं। दिस एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेबल पोजीशंस ऑफ प्रॉपर्टी, they are imaginary assets but do not have are realizable value। हमारा जो इसका वैल्यू रहेगा ये रिलीजेबल वैल्यू में काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा फैक्टिटिव एसेट्स होता क्या है, इसका मैं अगर देखो मैं आपको एक सिंपल लाइन में मतलब समझाऊँ तो देखो यहाँ पे लिखा है टेंजेबल पोजीशन, मतलब आपका इसका टेंजेबल पोजीशन होना चाहिए। देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। अगर सपोज आप क्लास 11 में कॉमर्स स्ट्रीम में हो, ओके, अगर आप कहीं ट्यूशन करने जाओगे, अगर मान लो आप किसी कोचिंग क्लास में ज्वाइन करने जा रहे हो कि भाई हमारा जो भी कंसेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, आप उसके लिए कहीं गए, तो आपको जो कोचिंग वाला रहेगा वो आपको बोलेगा भाई देखो 1 साल का मेरे यहाँ 15,000 रुपया फीस है, तो आप उसको बोलोगे ये ले तू 15,000 रुपया आप उसको एडवांस में दे दोगे। आप बोलोगे भाई तू एक काम कर, तू पूरी 1 साल की अपने पास फीस रख, अब तू मुझे पढ़ाते रहे, तो आपके लिए क्या होगा, एसेट्स हो गया। क्यों, क्योंकि आपने 1 साल उसके पास पढ़ा नहीं, आपने ऑलरेडी उसको पेमेंट एडवांस में दे दिया, उसी को हम लोग फैक्टिटिव एसेट्स में कहते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या दिया, डेफर्ड रेवेन्यू, कि मतलब देखो डेफर्ड का मतलब क्या होता है, पेमेंट इन फ्यूचर। मैं कल ही के दिन बताया था कि डेफर्ड का मतलब क्या होता है, पेमेंट इन फ्यूचर, कि पेमेंट हमें मिलेगा लेकिन आज नहीं मिलेगा, आज के 1 महीने 2 महीने बाद कभी भी मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। और रेवेन्यू मतलब तो सबको पता है, इसमें मतलब इनकम होगा। डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 ईयर्स, अगर आप अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हो, किसी एक्सपेंसेस में आता है तो आपने उसको 4 साल का एडवांस पेमेंट कर दिया। अभी मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, IPL। आप लोग जो समर वेकेशंस में जो टीवी चैनल्स के ऊपर आप लोग IPL देखते हो, वो टीवी चैनल्स को भी IPL ऑलरेडी 2 साल 3 साल का वो मतलब एडवांस दे देती है कि भाई अब तू ही पूरे IPL तेरे ही चैनल पे लोग देखेंगे। तो वो क्या करता है, एडवांस IPL को पेमेंट दे के अपने चैनल पे रखने का वो होस्ट कर लेता है, बाद में लोगों से सब्सक्रिप्शन लेके अपना इनकम कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपना कोचिंग वाला भी कर सकते हो और IPL भी ले सकते हो। फिर हमने यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एसेट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, तो आइए देखते हैं। टोटल अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लाइबिलिटी। अगर कितना भी आपके ऊपर कर्जा रहे आप उसको पे कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो आपके ऊपर जो भी कर्जा रहे उसी को हम लोग लाइबिलिटी कहते हैं। इन शॉर्ट अगर एक लाइन में मतलब आप इसका समझो तो आपके बिजनेस के ऊपर जितना भी कर्जा रहेगा उसको हम लोग लाइबिलिटी कहते हैं। अभी इसका एग्जांपल लोन टेकन, कि अगर आपका बिजनेस है तो भाई ऑब्वियसली बात है कि आज के डेट में आज के मार्केट में 95% आपको ऐसे बिजनेस मिलेंगे जो कि वो लोन के ही ऊपर टिके रहते हैं। तो वो लोन तो लेके आए लेकिन उनके कंपनी के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बहुत लोग को समझ में नहीं आता। आउटस्टैंडिंग ऐसा शब्द है कि सब लोग क्लास 12 में पहुंच जाते हैं लेकिन सबको पता ही नहीं होता कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है।
मैं वो बताता हूँ आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आप लोग क्लास 11 में कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। आउटस्टैंडिंग मीनिंग ये होता है कि आप आउटस्टैंडिंग मतलब आपको पेमेंट आपको 10 तारीख को करना था, आपने 10 तारीख को नहीं किया, आपका डेट निकल गया, आपने अगले महीने को 10 तारीख को किया, उसी को हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आपका नाम आउटस्टैंडिंग लिस्ट में आ जाएगा कि भाई सामने वाले ने 10 तारीख को पेमेंट नहीं किया, तो इसका नाम आउटस्टैंडिंग लिस्ट में डाल दो। अभी फॉर एग्जाम्पल एक बात समझो, इन शॉर्ट एक लाइन में मतलब समझो कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया, उसकी ईएमआई की डेट है 5 तारीख को, उसका ईएमआई कटने वाली है, आपके अकाउंट में 5 तारीख को अवेलेबल बैलेंस है ही नहीं है, तो जो जिस बैंक से आप लोन ले रहोगे वो तो अपना ईएमआई काट नहीं पाएगी 5 तारीख को। तो क्या दिखाते कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कि आपने इतना भरा नहीं, पहले आप आउटस्टैंडिंग अपना क्लियर कीजिए। समझ में आ गया होगा? अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स लाइबिलिटी, सेकंड होता है हमारा करंट लाइबिलिटी। तो आइए हम लोग फिक्स लाइबिलिटी पहले क्लियर करते क्या दिया। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फाउंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी जो होता है ना, ये किसी भी बिजनेस के लिए मेजर सोर्स होता है। किस चीज़ के लिए? फंड्स के लिए। कोई भी बिजनेस हो, अगर उसके ऊपर अगर फिक्स लाइबिलिटी है तो समझ लो कि आप उस बिजनेस को बहुत सारा फंड्स आएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको चाहिए तो सिक्योर लोन्स। ये होता है कि आप अगर बैंक से लोन लोगे तो आप उसके अगेंस्ट में अपनी कोई भी प्रॉपर्टी रखोगे, जिसको हम लोग बैंक के भाषा में मॉर्गेज लोन भी कहते हैं। सेकंड हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स, कि भाई 20 साल 30 साल तक हमारा लोन चलेगा। अभी अगर आपका फ्लैट होगा तो आपके फ्लैट के ऊपर भी अगर लोन होगा तो आप देखोगे तो उसका जो टेन्योर रहेगा वो 15 ईयर्स 20 ईयर्स तक रहता है। फिर कह दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? देखिए बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे मार्केट में अवेलेबल है, तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एजेंडा फिक्स होता है। मतलब कि भाई हम लोन देंगे तो सिर्फ प्रोपाइटर को देंगे, बिल्डर्स को देंगे, पर्सनल लोन देंगे, किसी को नहीं देंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल का एजेंडा फिक्स रहता है। ऐसे बहुत सारी बैंकें इसमें आप काउंट कर सकते हो, बहुत सारे लोन। फिर हमारा सेकंड क्या होता है? करंट लाइबिलिटी। नाम से समझो करंट लाइबिलिटी, जो हमारे ऊपर अभी कर्जा है, अभी करंट डेट में आज जो कि हमें 1 साल के अंदर पे करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेएबल। देखिए आप लोग का यहाँ पे जो फिक्स लाइबिलिटी दिया है, आप लोग यहाँ पे फिक्स लाइबिलिटी का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट पढ़ रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा आप लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख रहे हो फिक्स लाइबिलिटी। आपको फिक्स लाइबिलिटी अगर एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग जब क्लास 11 का ओसी का चैप्टर नंबर 4 या 3 आप जब पढ़ोगे तो उसके अंदर पूरा फिक्स लाइबिलिटी को एकदम बढ़िया से एकदम डिटेल में उसको एकदम बताया हुआ है। तो नो डाउट जब हम लोग ओसी को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फिक्स लाइबिलिटी को भी टॉपिक को कवर कर लेंगे। हमें क्या दिया है अभी? करंट लाइबिलिटी। हम लोग इसके टॉपिक के ऊपर आते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेएबल विद इन अ ईयर आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। देखिए हम लोग इसको करंट लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई आपको शॉर्ट टर्म में ही पेमेंट करना होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। फिर कह दिया करंट लाइबिलिटीज अराइज इन द रेगुलर करंट ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। जो हमारी जो करंट लाइबिलिटी ये होती है, ये हमारी रेगुलर बेसिस के ऊपर आती रहती है बिजनेस के लिए। जैसे बिल्स पेएबल। अभी मान लो आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो आपकी जिस लैंड के ऊपर है, तो भाई अगर आपने उसको रेंट पे लिया है तो आप हुनर को तो हर महीने आपको रेंट पे करना, तो आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, लाइबिलिटी हो गया। आपके सर के ऊपर कर्जा है कि भाई महीने का 10 तारीख आ गया, सामने वाले को मुझे रेंट पे करना है, ये भी आप ले सकते हो। और आपको ले क्रेडिटर। हम लोग अभी एसेट्स में क्या थे पढ़े? डेटर, कि हमें जिससे पैसा लेना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रेडिटर कि जिसको पैसा हमें देना है। डेटर का मतलब क्या? जिससे लेना है। क्रेडिटर का क्या? जिसको हम लोग को देना है। ये इसका इन शॉर्ट मतलब होता है। ऐसे आप लोग बहुत सारी लाइबिलिटी को ले सकते हो। अपना देखो आप लोग अगर और भी एग्जांपल लोगे तो जैसे कि सैलरी आ गई और वेजेस आ गए, सब भी हमारे करंट लाइबिलिटी होती है। और इसकी एक बात होती है कि इसको आपको 1 साल के अंदर ही पे करना है या तो 1-2 महीने में। अभी आप अगर आपकी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो आप उसको बोलोगे क्या भाई तू कंपनी में मेरे काम कर, मैं तेरे को 5 साल बाद पगार दूंगा, ऐसा नहीं ना। उसको तो आपको हाँ कि चलो 1 महीने नहीं तो आपको अगले महीने उसको साथ में पेमेंट करना ही होगा। तो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया, लाइबिलिटी में इसको हम लोग काउंट करते हैं। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, कि क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो आइए देखते हैं। इन इंडिया स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग इज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, इंडिया जो हमारा जो है इसको मतलब इसको जो CA की तैयारी करता है, अभी 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 जो CA की जो किसके अंडर में तैयारी करता है उसका शॉर्ट टर्म नाम है ICAI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया। तो ये सिर्फ वही मतलब लेके आते हैं कि भाई इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। अभी नो डाउट हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया को वही डिसाइड करते हैं। अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है, हम लोग अभी इंडिया का डिस्कस कर रहे हैं। देखो आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे को थोड़ा डिस्क्राइब करके बताया हुआ है, लेकिन देखो आपके पेपर में डिस्क्राइब वाला नहीं पूछेगा। और दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आपको आगे चल के आपको कुछ भी इसका काम भी नहीं है। तो इसके लिए आप लोग सिर्फ इसको पेपर में के लिए पढ़ लीजिए, बस बहुत काम हो गया। आप लोग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया से कोई एक भी क्वेश्चन वैसे पूछेगा भी नहीं। अगर पूछेगा भी तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा और कहीं नहीं ये पूछता है। तो क्या है ये देख लेते हैं। आपको ऐसे पूछेगा कि AS1 तो बताइए कि इसका क्या होगा। देखिए आप लोग सिर्फ इसको एकदम याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 9-10 है। तो क्या है AS1 डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटर्स, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए आप लोग अगर कोविड-19 के समय में अगर ध्यान दिए होंगे, जब हमारे देश में लॉकडाउन लगाया हुआ था, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। क्योंकि लोगों के पास जो भी पैसा था लोग खर्चा ही करना नहीं चाहते थे, इसलिए कि भाई लॉकडाउन कब खुलेगा क्या पता। तो सब लोग अपने पास जिसके पास जितना कैश था वो उतना कैश अपने घर में रखा था। भाई अब हम लोग नहीं देंगे, तो आप अपना कैश अगर किसी और पर्सन को नहीं देंगे, वो किसी और को नहीं देगा, तो भाई मार्केट के अंदर कैश का जो फ्लो स्टेटमेंट हो कैसे चलेगा। तो मतलब अगर सब लोग अगर पैसा स्टॉक करने लगेंगे तो सीधी सी बात है हमारे मार्केट में कैश की कमी पड़ जाएगी। इसका एग्जांपल आप लोग कोविड का ले सकते हैं। तो फिर AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन क्या होता है? अगर आपने आज कोई मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये का, तो इसको आप अगर 6 महीने बाद बेचोगे तो क्या आपको 10,000 रुपया मिलेगा? नहीं ना, आपको 5,000 रुपया मिलेगा। तो आपके मोबाइल का 5,000 रुपया जो था रेट वो कम हो गया, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन हो गया, माइनस में हो गया, ये आपके लिए नुकसान हो गया। हाँ, AS8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। हाँ, AS12 देखिए AS का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, AS12 अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम। इसी के साथ आप लोग का जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को पूरा चैप्टर यहाँ पे वाइंडिंग अप किया जाता है। आपका जो भी जितने भी इसमें आपके मेन कंटेंट थे चैप्टर में, मैंने सब ऑलरेडी पिछले 3 लेक्चर और आज का एक पकड़ के 4 लेक्चर में मैंने पूरा डिस्क्राइब करके दे दिया है। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हो तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। इकोनॉमिक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, और SP का भी लिंक है, जाके देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।